सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमन सिंह, सेकंड फॉर एमबीबीएस स्टूडेंट एट केजीएम लखनऊ। तो आयनिक इक्विलिब्रियम का एक छोटा सा वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, अब एग्जाम एकदम पास में आ गया है, तो आप यदि काफ़ी बड़े बड़े वीडियोस देखोगे तो मतलब आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको इसमें ज़्यादातर थ्योरेटिकल चीज़ों पे फोकस करनी चाहिए। अब ये जो चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, ये उतना थ्योरेटिकल है नहीं, तो ठीक है, तो नहीं तो मैं इसमें भी एक थ्योरी वाली सेशन लेता, लेकिन थ्योरी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें जो भी है न्यूमेरिकल है, जो भी क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बना रहा हूँ, जहाँ पे मैं आपको 2-3 फार्मूले याद करने के लिए बोलूँगा। ठीक है, क्योंकि मेरे साथ क्या दिक्कत थी कि जब मैं आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत अच्छे से पढ़ा, ठीक है, घर पे मेरे से रूम पे सवाल भी बन जाते थे आयनिक के, यदि कॉन्सेप्चुअली उसको किया जाए तो प्रॉपर तरीके से डिसोसिएशन कराना, अल्फा निकालो, के ए निकालो, ठीक है, फिर उसके बाद उसको इतना सब कुछ झंझट करने के बाद लास्ट में आप H+ निकालो, फिर उस H+ से पीएच निकालो। ठीक है, तो ये वाले जो सवाल होते थे साल्ट हाइड्रोलिसिस और बफर में, उसमें क्या होता था कि बहुत एक लंबा प्रोसीजर होता था, है ना। तो हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे कि यार आयनिक के क्वेश्चन घर पे तो बन जाते हैं, लेकिन इतना लंबा लंबा प्रोसीजर है, इतना एग्जाम में करेंगे कैसे, है ना। और एग्जाम में बनता भी नहीं है टेस्ट में, क्योंकि घबराहट रहती है, प्रेशर रहता है। तो हम लोगों ने मतलब मैं और मेरे दोस्तों ने, हम लोगों ने डिसाइड किया था कि यार आयनिक के साल्ट हाइड्रोलिसिस में 3 फार्मूले हैं, बफर में 2 फार्मूले हैं, या एक ही फार्मूला समझो, बस ये फार्मूला याद कर लो। ठीक है, तो हम लोग के ढेर सारे सवाल, मतलब सारे सवाल लगभग बन जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको जो आज लेक्चर में कवर करूंगा, इसमें आपको मैं साल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है, बफर, उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा सॉल्युबिलिटी, जो कि बहुत आसान है और इस पर भर भर के क्वेश्चन आते हैं, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, इसके अलावा मैं थोड़ा सा जनरल आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस बता दूंगा, जिससे आपका ज़्यादातर क्या सारा ही पोर्शन कवर हो जाएगा। ठीक है, अब कैलकुलेटिव चीज़ें हैं तो यहाँ पे वीडियो की लेंथ हो सकती है थोड़ी सी बड़ी बन जाए, मैं एकदम छोटा से छोटा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ज़्यादातर मैंने क्वेश्चन ही लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन जल्दी जल्दी मैं आपको बताऊंगा, आसानी से एकदम आपसे सॉल्व हो जाएगा, एकदम बिना दिमाग लगाए। ठीक है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि ये आपका जो साल्ट हाइड्रोलिसिस और बफर है और सॉल्युबिलिटी है, इससे भर भर के सवाल आते हैं। ठीक है, आप पिछले 4-5 साल के पेपर देखो तो एनटीए यही पूछ ही रहा है, यही है ही मेन टॉपिक है, ही मेन टॉपिक से ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो यही मेन टॉपिक है आपका सॉल्युबिलिटी, साल्ट हाइड्रोलिसिस और बफर। और ये जनरल वाले जो सवाल है ये नहीं आते हैं आप ज़्यादातर, तो इसको भी मैं थोड़ा बहुत डिस्कस कर दूंगा, एकदम आसान होता है। तो आप ये वीडियो देखो, और आप पहले तो स्टार्टिंग में देखो ही, आप देखना कि आपसे सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे। ठीक है, एकदम आसान सवाल आते हैं, एकदम आसान सवाल आते हैं, तो हमको बस उतना ही पढ़ लें। अभी लास्ट का समय है तो हम सिर्फ उतना ही पढ़ लें जिससे हमारा काम हो जाए। ठीक है, बाकी यदि मैं आगे 25 के लिए पढ़ाऊंगा फिजिकल केमिस्ट्री अच्छे से, तो वहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से डिस्कस करूंगा। यहाँ पे हम सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को करेंगे। आप देखो, आपको जरूर इसमें बहुत मजा आने वाला है। तो यहाँ से मैं आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू करूँ। तो देखो, मिक्सचर तीन टाइप से बनते हैं, है ना। मिक्सचर 3 टाइप से बनते हैं। एक जैसे कि मान लो आप ऐसे बनाओ मिक्सचर, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। पहले तो देखो, कुछ मिक्सचर तो ऐसे होते हैं जो जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर है, तो इसमें कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो जाता है। ठीक है, इसमें कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो जाता है, साल्ट बन जाता है। ठीक, तो अब यदि स्ट्रॉन्ग और वीक का जो मिक्सचर है, जिसमें कि स्ट्रॉन्ग एसिड एक सेकेंड, जिसमें कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ मिक्सचर हो, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के साथ मिक्सचर हो। ऐसा यदि मिक्सचर हो कि एक स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट हो एसिड या बेस, और एक वीक कंपोनेंट हो। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से मैं थोड़ी सी चीजें और क्लियर कर दूं, एकदम समराइज कर दूंगा आपको यहाँ पे चीजें, कि देखो, मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, या स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग बेस है। अब देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो एसिड का क्या होगा, एसिड से फाइनल एसिड मिलेगा, और दोनों का H+ कंसेंट्रेशन निकाल के पीएच कैलकुलेट कर देंगे, एकदम आसान। स्ट्रॉन्ग बेस होगा, वही काम करेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का यदि मिक्सचर होगा तो साल्ट बन जाएगा। तो सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। जैसे मान लो आपका NaOH है, HCl है, तो क्या बन गया, NaCl बन गया। ठीक, पीएच कितनी आ गई, 7 आ गई, है ना। तो ये वाले तो क्वेश्चन आपसे पूछे ही नहीं जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। इसके बाद आपका एक चीज ये होगा कि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, या वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। तो एक एसिड हो, एक बेस हो। अच्छा, इसके अलावा मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड है, एसिड है, या वीक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस है। तो यदि इस टाइप का मिक्सचर आ जाए, तो अब देखो, स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों हैं, तो कौन पीएच में कंट्रीब्यूट करेगा, स्ट्रॉन्ग वाला करेगा। तो स्ट्रॉन्ग वाले को लेकर पीएच निकाल दो, वीक को हटाओ।
स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस है तो स्ट्रॉन्ग वाले को लेकर पीएच कैलकुलेट कर दो, वीक वाले को हटा दो। तो ये वाले भी आपके निकल गए, ये वाले भी आपके निकल गए। तो बच्चे कौन से हमारे मेजर क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, कहाँ से बनाए जाते हैं, वो ये है कि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, एक स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट एक वीक कंपोनेंट, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो भैया यदि स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट और वीक कंपोनेंट में हम देखें तो देखो, यदि स्ट्रॉन्ग वीक में यदि स्ट्रॉन्ग वाला कंपोनेंट ज्यादा है, यदि स्ट्रॉन्ग वाला कंपोनेंट ज्यादा है तो आप स्ट्रॉन्ग वाले को लो। यदि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस है मिक्सचर में तो स्ट्रॉन्ग वाले को लो, वीक वाले को नेग्लेक्ट कर दो। तो मैंने क्या लिखा है कि टेक द स्ट्रॉन्ग वन एंड फाइंड आउट द पीएच। जैसे कि एसिड में आप एसिड में भी आप स्ट्रॉन्ग को लेकर, स्ट्रॉन्ग और वीक का जब भी मिक्सचर होगा तो आप स्ट्रॉन्ग को लेकर करोगे, वीक वाले को हटाओ, चाहे वो एसिड हो चाहे एसिड बेस हो। अब आपके दो सवाल सिर्फ यहाँ से बनते हैं, ठीक, सिर्फ यही इतना है जो आपको करना है। तो इनके मैं फार्मूले पे फोकस करूंगा। कैसे करूंगा? देखो, यदि स्ट्रॉन्ग और वीक कंपोनेंट इक्वल में होते हैं तब आपका हाइड्रोलिसिस होता है। इस तरीके से आपको कोई नहीं बताया होगा। और स्ट्रॉन्ग और वीक में जब वीक ज्यादा होता है तो बफर बनता है, तब बफर बनता है, ठीक है। ये होता है कॉन्सेप्ट कि यदि स्ट्रॉन्ग वाले हैं तो वो तो साल्ट बनाएंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड, अब यहीं पे मैं ये भी ले लूं, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड। तो जहां भी वीक के साथ स्ट्रॉन्ग हो आप हमेशा स्ट्रॉन्ग को लो, पीएच कैलकुलेट करो, वीक को हटाओ। ये सारे मिक्सचर आपके खत्म हो गए। स्ट्रॉन्ग को लिया, एक ही से पीएच हमने निकाले, हटा दिए। तो आपका जो सवाल बनता है वो यहीं से बनता है। अब इसमें भी सिर्फ दो वेराइटी बन पा रही है कि यदि दोनों बराबर अमाउंट में हो तो हाइड्रोलिसिस होगी, दोनों में से वीक वाला यदि ज्यादा हो तो बफर होगा, और यदि दोनों में से स्ट्रॉन्ग वाला ज्यादा हो तो स्ट्रॉन्ग को लिया, पीएच कैलकुलेट किया, वीक वाले को नेग्लेक्ट कर दिया। तो क्वेश्चन यहीं से बनेगा। अब यहाँ पे मैं जल्दी से आपको बताऊं कि देखो, वीक बेस है, ठीक है, वीक बेस है, वीक वाले का ही हाइड्रोलिसिस होता है, वीक वाले का ही हाइड्रोलिसिस होता है ना, वीक वाले का ही हाइड्रोलिसिस होता है। तो यहाँ पे वीक बेस का हाइड्रोलिसिस होगा पहले केस में, दूसरे केस में वीक एसिड वाले का हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है। इसमें आपको कैटानिक हाइड्रोलिसिस होगा पहले में, दूसरे में एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा। मैं कॉन्सेप्चुअली अभी नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि उसमें टाइम लग जाएगा। आप इसको यहाँ पे सिर्फ रट लेना कि वीक बेस रहेगा तो कैटायनिक और वीक एसिड रहेगा तो एनायनिक। वैसे कॉन्सेप्चुअली बहुत आसान है लेकिन टाइम लगेगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। अब देखो, अब पहले आपको फार्मूला में लिखना सिखाऊं। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि हाइड्रोलिसिस वाले का फार्मूला आप याद कैसे रखोगे, तो बहुत आसान है। देखो, अब यदि वीक बेस का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, अब यदि बेस का हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो आप यहाँ पीकेबी लोगे, ठीक है। तो हाफ को, तीनों केस में हाफ को पहले आप बाहर लिख लो, ठीक है। फिर ब्रैकेट बनाओ, ब्रैकेट में आप लिख लो अपना ये 14, बेस का यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो रहा है पहले केस में, तो 14 के साथ पीकेबी, बेस का पीकेबी होगा और लॉग सी। एसिड का हाइड्रोलिसिस यहाँ पे हो रहा है तो 14 फिर पीकेए, एसिड का पीकेए और लॉग सी। और यदि दोनों है, वीक बेस और वीक एसिड, वीक बेस दोनों इक्वल अमाउंट में है तो 14 लॉग सी को हटा दे, पीकेए पीकेबी दोनों ले लो। अब यहाँ से आप ये ले लो कि ए वाला प्लस होता है और बी वाला माइनस होता है। एसिड प्लस होता है, बेस मतलब ए प्लस होता है, बी माइनस होता है। तो अब यहाँ से फार्मूला कैसे लिखोगे कि देखो, यहाँ पे यदि वीक बेस है, ठीक है, वीक बेस है तो अच्छा देखो, बी के साथ हमने क्या बताया कि माइनस लगाना है, ठीक है, बी के साथ हमको माइनस लगाना है। तो पीकेबी के साथ माइनस तो लॉग सी के साथ भी माइनस, अपने माइनस होगा तो उसको भी माइनस करेगा। पीकेए के साथ प्लस तो इसके साथ भी प्लस, अपने प्लस रहेगा तो इसको भी प्लस करेगा। और यहाँ पे ए के साथ प्लस और बी के साथ माइनस, ठीक है। फार्मूला ये सारे याद हो गए, तीनों याद हो गए। अब बफर का फार्मूला आपको यही याद रखना है कि जब पीएच पूछेगा तो पीकेए प्लस लॉग साल्ट अपन एसिड, पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग साल्ट अपन बेस, ठीक है। ये पीएच का है, पीएच पीओएच का है। एच प्लस जब पूछेगा तो के के साथ ये मल्टीप्लाई होगा और एसिड बाई साल्ट हो जाएगा। ओएच के साथ जब पूछेगा तो के भी मल्टीप्लाई होगा, बेस बाई साल्ट हो जाएगा। ये फार्मूला याद कर लो क्योंकि वहां आप आयनिक के सवाल नहीं बना पाओगे, ठीक है। बहुत लेंथी मेथड होता है यदि आपको फार्मूला नहीं आता है तो। अब यहाँ से हम लोग अपने क्वेश्चन वाले सेक्शन पे प्रोसीड करते हैं। अब यहाँ से मैंने पहला सवाल जो लिया है कि pH ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ml ईच ऑफ 0.1 मोलर सोडियम एसीटेट एंड 0.01 मोलर एसिटिक एसिड। तो अपने पास साल्ट है कौन सा, सोडियम एसीटेट कितना है 50 ml, दोनों 50 ml है। और अपने पास एसिड है कौन सा, एसिटिक एसिड, ठीक है, ये भी 50 ml है, ठीक। और साल्ट जो है वो 0.1 मोलर है और एसिटिक एसिड कितना है 0.01 मोलर है, ठीक। इतनी चीजें अपने को दी हुई है। पीएच अपने से पूछा है, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन अपने से पूछा है, पीके एसिड का दिया है तो इसका अपने को पीके दिया है कितना 4.57। अब देखो साल्ट और एसिड से क्या बनेगा, बफर। फार्मूला अपना याद करो,
साल्ट और एसिड से क्या बनेगा, बफर। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, बफर का फार्मूला लगाते हैं। बफर में जब pKa दिया है तो अपना फार्मूला कौन सा लगेगा, pH वाला लगेगा। ठीक है, pH वाला। देखो वहां पे जब pKb देता है तो हम pOH निकालते हैं। जब pKb देता है तो हम pOH निकालते हैं। तो इसमें गलतियां क्या करते हैं हम ना, कि मान लो pKb दिया है बेस वाले केस में, तो हम वहां से pOH निकालते हैं और हमसे पूछा रहता है pH, उसको हम 14 में से घटाना भूल जाते हैं और pOH ही क्लिक करके आ जाते हैं वहां पे। तो ये वाली गलती मत करना, थोड़ा सा ध्यान दिला। तो pH यहाँ से हो जाएगा pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपन एसिड। अब इसी का साल्ट और एसिड का कंसंट्रेशन रखेंगे। pH यहाँ से क्या हो जाएगा, pKa अपने को कितना दिया है 4.57 प्लस लॉग। अब देखो यहाँ पे सॉल्ट अपन एसिड रखना है। ठीक है, अब यहाँ से देखो डायरेक्ट यदि हम कंसंट्रेशन हमको दिया है तो हम डायरेक्ट रख सकते हैं, लेकिन यदि कंसंट्रेशन ना दिया होता तो पहले मोल निकालते हैं। यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 50 इंटू 0.1 मोल क्या होता है, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, क्योंकि मोलरिटी होता है मोल बाई वॉल्यूम। तो मोल यहाँ से हो जाएगा 50 इंटू 0.1 यानी कि 5 मिली मोल। ठीक है, यदि वॉल्यूम लीटर में रहता तो मोल में आता, ml में है तो मिली मोल में आएगा। यहाँ से मोल कितना हो जाएगा 0.5 मिली मोल। ठीक है, अब यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन जब निकालेंगे वही मोलरिटी बाद में निकालेंगे। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन में वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम कुछ अलग हो जाती है। यदि अलग अलग वॉल्यूम आप लोगे तो फाइनल वॉल्यूम वहाँ पे अलग हो जाती है। तो यहाँ से मोलरिटी बाई वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम कितनी आएगी भाई आपकी, दोनों को मिलाने के बाद फाइनल वॉल्यूम कितनी आएगी 100 आ जाएगी। तो 5/100 और यहाँ से 0.5/100 ये हो गया अपना फाइनल वॉल्यूम। तो यहाँ से ऊपर वाले में मतलब साल्ट में हम क्या रखेंगे कंसंट्रेशन, साल्ट में हम रखेंगे 5/100 और इसमें भी 5/100। तो 5/100 अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, नहीं यहाँ पे नीचे वाले में 0.5/100 रखेंगे। ऊपर हम ले लेंगे 5/100 और नीचे रख लेंगे 0.5/100। अब इसको सॉल्व कर लो। pH इज इक्वल टू 4.57 प्लस लॉग 100 कैंसिल हुआ 5/0.5, 5/0.5 कितना आया, ये हो गया log 4.57 प्लस log 10। log 10 की वैल्यू कितनी होगी 1, तो 4.57 प्लस 1 यानी कि 5.57 pH आ गया। ठीक है, कितना आसान था। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले तो यहाँ पे दिया है pKb दिया है, pKb ऑफ डाइमिथाइल अमीन एंड pKa ऑफ एसिटिक एसिड। pKb दोनों दिया है, इज 3.27 4.77। द करेक्ट ऑप्शन फॉर pH ऑफ साल्ट, ये डाई मिथाइल अमोनियम एसीटेट के साल्ट का pH पूछा है हमसे। तो यहाँ से pH अपना क्या हो जाएगा, अच्छा डाइमिथाइल अमीन और एसिटिक एसिड, pKa दिया है मतलब दोनों वीक एसिड है। ठीक है, वैसे भी दोनों ऑर्गेनिक है, एसिड बेस है तो ऑर्गेनिक एसिड बेस वीक ही होते हैं। तो दोनों वीक हैं, तो वीक एसिड और वीक बेस का मिक्सचर है, वीक एसिड और वीक बेस का मिक्सचर है, जिसमें किसका pKa दिया है और इसका pKb दिया है। अब वीक एसिड और वीक बेस के मिक्सचर में अपने को क्या लगेगा, साल्ट हाइड्रोलिसिस का तीसरा वाला फार्मूला ये वाला लगेगा। कौन सा, ये वीक एसिड और वीक बेस है। ठीक है, मेंशन नहीं किया है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया है दोनों का कंसंट्रेशन, तो हम दोनों को इक्वल मानेंगे, वीक एसिड और वीक बेस को इक्वल मानेंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगी तो आपका फार्मूला कैसे लिखते हैं, pH इज इक्वल टू हाफ 14। अब एसिड बेस दोनों है तो pKa pKb दोनों लिखेंगे, A के साथ प्लस और B के साथ माइनस। ठीक, एकदम आसानी से हमने फार्मूला भी लिखा। तो यहाँ से pH इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ 14 प्लस pKa कितना है, pKa अपने पास दिया है 4.77 माइनस pKb कितना दिया है अपने पास 3.27। यहाँ से ये टोटल हो गया आपका हाफ इंटू 15.5 यानी कि 7.7 के आसपास। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए। एकदम आसान था। फार्मूला कैसे याद करना है, फार्मूला भी मैंने आपको याद करा दिया, कॉन्सेप्ट भी आपको बता दिया और क्वेश्चन भी आपके लग गए। इसके बाद चलें, विच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक बेसिक बफर। ये देखो एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, 100% कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। क्या है, NaOH है, CH3COOH है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है। देखो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड बफर बन सकता है यदि वीक वाला ज्यादा हो तो, वीक वाला कंपोनेंट बफर बनाने के लिए ज्यादा होता है किससे, स्ट्रॉन्ग से। ठीक है, वीक वाला ज्यादा हो तो। दूसरे केस में क्या है, वीक एसिड है, एसिटिक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस है, इसमें भी बन सकता है। ठीक है, अभी टिक नहीं करेंगे, इसमें भी बन सकता है, इसमें भी बन सकता है, क्योंकि यदि वीक वाला ज्यादा हुआ तो। तीसरे में क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऑर्गेनिक बेस है, वीक बेस है, HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसमें भी बन सकता है। चौथा HCl स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इसमें तो कभी जिंदगी में नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन पूछा है किसमें बनेगा, तो कंडीशन क्या है बफर बनने के लिए कि वीक वाला स्ट्रॉन्ग से ज्यादा होना चाहिए और दोनों का अमाउंट जो है वीक वाला स्ट्रॉन्ग से ज्यादा होना चाहिए, यही कंडीशन है। ठीक है, वीक और स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और वीक वाला ज्यादा होना चाहिए। तो यहां से देखो पहले केस में NaOH
और CH3COOH को देखें तो NaOH दिया है 50 ml 0.1 मोलर और ये दिया है 25 ml 0.1 मोलर। ठीक, अब इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाले तो ये आता है 5 मोलरिटी इंटू वॉल्यूम और इसका मोलरिटी इंटू वॉल्यूम आएगा कितना 2.5। तो इसमें स्ट्रॉन्ग वाला ज़्यादा है तो ये बफर नहीं बनाएगा। ठीक, दूसरा क्या है CH3COOH और NaOH। CH3COOH कितना है 100 इंटू 0.1, 100 इंटू 0.1 इसके मोल्स कितने हो गए CH3COOH के 100 इंटू 0.1 यानी कि 10 और NaOH के कितने हो गए 100 इंटू 0.1 यानी कि 10। तो ये दोनों मोल में इक्वल हैं, वीक और स्ट्रॉन्ग इक्वल है तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगी, यहाँ पे बफर नहीं बनेगा। ठीक, तीसरा हम ले HCl है अपने पास स्ट्रॉन्ग एसिड, NH4OH है अपने पास। ये देखो कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगी, बफर नहीं होगा, इक्वल अमाउंट में है तो क्या होगा हाइड्रोलिसिस होगी, है ना, है ना। एक स्ट्रॉन्ग एक वीक इक्वल अमाउंट में हाइड्रोलिसिस, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक, वीक वाला जाता तो बफर। अब यहाँ पे देखो HCl कितना है, HCl है 100 इंटू 0.1 यानी कि 10 नंबर ऑफ मोल्स। NH4OH कितना है 200 इंटू 0.1 यानी कि 20। अब देखो यहाँ पे वीक वाला ज्यादा है, NH4OH वीक है और इसका नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है तो इसका अमाउंट ज्यादा है तो यहाँ पे बफर बनेगा। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो यहाँ पे लिखा है कि इन अ बफर सॉल्यूशन, पहले ही बता दिया कि मैं बफर हूँ, कंटेनिंग इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ B एंड HB, B माइनस एंड HB। ठीक है, बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग B माइनस एंड HB। B माइनस क्या है, साल्ट है, HB क्या है, बेस है। ठीक है, और दोनों इक्वल कंसंट्रेशन में है। जहाँ पे अपने को ये बताया है कि जहाँ पे अपने को ये दिया है कि KB फॉर B माइनस, KB फॉर B माइनस कितना दिया है 10 टू द पावर -10। तो pH आप बफर पूछा है, एकदम आसान है। बफर का pH अपने को क्या पता है, pH इज इक्वल टू अच्छा ये देखो यहाँ पे गलती मत करना, यहाँ पे POH इज इक्वल टू, क्योंकि बेस है तो PKB लेना है तो POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट अपन बेस। अब यहाँ पे ध्यान देना, यही बात मैं कह रहा था कि यहाँ गलती होती है, आप इसको pH मान लेते हो। तो POH इज इक्वल टू PKB कितना है, PKB दिया है, KB दिया है 10 टू पावर -10, KB दिया है 10 टू पावर -10 तो PKB कितना हो जाएगा 10। जैसे H प्लस जब 10 टू पावर -7 रहता है तो pH 7 ही तो आता है, क्योंकि वो 7 इधर आ जाएगा, -7 इधर आ जाएगा, प्लस माइनस लॉग H प्लस है तो वो माइनस से होता है प्लस। तो नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो कम से कम इतना तो जानो कि 10 टू पावर -7 का pH 7 होता है, 10 टू पावर -3 का pH 3 होता है, माइनस लॉग H प्लस। ठीक है, तो KB 10 टू पावर -10 है तो माइनस लॉग KB कितना होगा, माइनस लॉग KB 10 हो जाएगा। तो POH इज इक्वल टू 10 प्लस लॉग सॉल्ट अपन बेस, सॉल्ट अपन बेस इक्वल कंसंट्रेशन दिया है तो मान लो इसका कंसंट्रेशन C रहा होगा, बेस का भी कंसंट्रेशन C गया। POH इज इक्वल टू 10 प्लस लॉग, ये क्या हो गया log 1 की वैल्यू 0 तो POH हो गया 10 तो pH कितना हो गया 14 माइनस 10 यानी कि 4। आंसर क्या हो गया आपका D। ठीक है, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द H प्लस इन मोल पर लीटर इन अ सॉल्यूशन दैट इज 0.2 मोलर ऑफ CH3COONA। CH3COONA ये कितना है 0.2 मोलर एंड CH3COOH ये कितना है 0.1 मोलर। ठीक है, KA फॉर एसिड का K अपने को कितना दिया है 1.8 इंटू 10 टू पावर -5। तो पूछा क्या है, व्हाट इज द H प्लस, pH नहीं, इस बार H प्लस पूछा, इसीलिए मैंने दोनों फार्मूले आपको याद कराए थे। ठीक है, तो यहाँ से हो गया आपका, और कुछ डेटा दिया 0.2 मोलर CH3 0.1 मोलर, ये KA इतना दिया है, H प्लस अपने को निकालना है। ठीक है, अब यहाँ से पता चल रहा है कि अपने पास साल्ट है, एसिड है और साल्ट है, तो साल्ट और एसिड से अपना क्या बन जाएगा, बफर। साल्ट और एसिड से अपना क्या बन जाएगा, बफर। बफर में मैंने ये बताया यहाँ पे H प्लस पूछा है तो H प्लस वाला फार्मूला लिखो। यहाँ पे जब H प्लस लिखते हो तो मल्टीप्लाई करते हो, तो H प्लस इज इक्वल टू KA, pH लिखते हो तो PKA प्लस लॉग साल्ट अपन एसिड होता है, H प्लस लिखते हो तो H प्लस इज इक्वल टू KA मल्टीप्लाई बाई एसिड बाई साल्ट। ठीक है, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है, 4 बार फार्मूला लिखोगे एकदम आराम से याद हो जाएगा। तो यहाँ से H प्लस हो जाएगा, KA कितना दिया है 1.8 इंटू 10 टू पावर -5। एसिड कितना दिया हुआ है, एसिड अपने को दिया हुआ है, ये कितना कंसंट्रेशन ही दिया हुआ है मोलर में, तो एसिड अपने को दिया है 0.1 मोलर और साल्ट अपने को दिया है 0.2 मोलर। एकदम एक लाइन का सवाल है, 1.8 इंटू 10 टू पावर -5 इंटू 1/2 0.9 इंटू 10 टू पावर -5 9 इंटू 10 टू पावर -6, आंसर हो गया डी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो अपने पास है फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी। अच्छा, सॉल्युबिलिटी, अब यहाँ से बात कर लेते हैं थोड़ा सा सॉल्युबिलिटी के बारे में। ठीक है, सॉल्युबिलिटी बहुत आसान है। सॉल्युबिलिटी देखो होता क्या है कि मान लो कोई आयनिक कंपाउंड है तो वो वाटर में कितना सॉल्युबल है। ठीक है, वो भी एक तरीके का कंसंट्रेशन ही हम लोग निकालते हैं। जैसे कि मान लो आपका कैल्शियम, मान लो हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये वाटर में कैसे टूटेगा, कैल्शियम 2+ + 2OH- में। ठीक, तो
अब मान लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी S है, मान लो S है, तो यहाँ पे जब ये इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो ये यहाँ पे S इसका कंसंट्रेशन S आएगा और इसका कंसंट्रेशन 2S आएगा, क्योंकि OH माइनस डबल के फॉर्म में निकल रहा है एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के टूटने के बाद। तो अब यहीं पे KSP होता है। KSP आप लोग बहुत फार्मूला रखते हो, कुछ नहीं रखना होता, सीधे से अपना कंपाउंड उठाओ, उसको तोड़ो, KSP इन दोनों का मल्टीप्लाई करो विथ पावर ऑफ स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, विथ पावर ऑफ स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। KSP हो गया यहाँ पे S इसका और 2S इसका, और इसका स्टाइकोमेट्रिक कितना है कोफिशिएंट 2, तो ऊपर हो गया 2। सिंपल। मान लो आपके पास कौन सा ले लूँ, Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस, ये एलम में होता है। अच्छा, इसको तोड़ के मजा आएगा। देखो Al2 से क्या बनेगा, 2 एल्युमिनियम 3+ और 3 सल्फेट SO4 2-, 3 SO4 2-, ठीक, यही बनेगा अपने पास, 3 सल्फेट 2 एल्युमिनियम। अब मान लो इसकी सॉल्युबिलिटी S रही होगी, तो 2 एल्युमिनियम में टूटेगा तो इसकी सॉल्युबिलिटी यहाँ पे टूट के 2S में आएगा और ये टूट के 3S में आएगा। ठीक है, अब इसका आप KSP निकालने जाओगे, एकदम आसान है, 2S 3S। ठीक है, एल्युमिनियम का और सल्फेट का, एल्युमिनियम के पावर 2 सल्फेट के पावर 3, यही हो गया इसका KSP। ठीक है ना, तो यही होता है सॉल्युबिलिटी। और इसमें एक बात ये है कि मान लो अब इसके साथ, मान लो कोई किसी का सॉल्युबिलिटी निकाल रहे हो, उसके साथ यदि स्ट्रॉन्ग वाला कंपोनेंट, कोई स्ट्रॉन्ग साल्ट आप ले लिए जो कि पूरा 100% आयनाइज हो जा रहा है, तो वो इतना ज़्यादा आयनाइज हो जाएगा कि उसके सामने इनका कोई मतलब रहेगा नहीं। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ निकल हाइड्रोक्साइड इन द 0.1 मोलर NaOH। अब देखो अपने पास निकल हाइड्रोक्साइड रहा होगा NiOH का होल ट्वाइस, ये टूट के क्या बना होगा, निकल 2+ में प्लस 2 OH माइनस में, है ना। अब इसका सॉल्युबिलिटी रहा होगा S, तो ये यहाँ पे आएगा S और यहाँ पे आएगा 2S। ठीक है, लेकिन अब बोला है कि अपने पास इसको किसमें 0.1 मोलर NaOH। अब NaOH तो पूरा टूट जाता है भैया, तो NaOH टूट के क्या दे देगा, Na प्लस OH माइनस। ठीक है, 0.1 मोलर NaOH टूटेगा तो 0.1 मोलर सोडियम देगा, 0.1 मोलर हाइड्रोक्साइड आयन देगा। ठीक है, अब OH माइनस, अब देखो अपने पास OH माइनस टोटल कितना हो गया 0.1। ठीक है, क्योंकि उसके सामने ये 2S को हम इग्नोर कर देंगे, 2S की कोई वैल्यू रह ही नहीं गई। लेकिन स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को मत इग्नोर करना, क्योंकि KSP का वो फार्मूला है कि उसके ऊपर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होना चाहिए पावर में। अब यहाँ से इसको जल्दी से सॉल्व करें, तो सॉल्युबिलिटी पूछा है ना, फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी पूछा है, मतलब कि यस पूछा है। KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछा होता, मतलब KSP पूछा होता। गिवन दैट आयनिक प्रोडक्ट ऑफ NiOH का होल ट्वाइस इज 2 × 10⁻⁻15, 2 × 10⁻⁻15। ठीक है, तो यहाँ से KSP अपना कितना हो गया, यस, मतलब कि अब इसको आप ऐसे लिख लो कि निकेल और हाइड्रोक्साइड के पावर 2, यही लिखते आ रहे हो आप इतनी देर से। और या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि KSP इज इक्वल टू S और 2S के पावर 2, क्योंकि यहाँ पे स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है। तो यहाँ से आपका KSP आयनिक प्रोडक्ट कितना दिया है निकल हाइड्रोक्साइड का, मतलब KSP कितना दिया है 2 × 10⁻⁻15, 2 × 10⁻⁻15 इज इक्वल टू S और 2S, ये इतना है। 2S की वैल्यू क्या है अपने पास 0.1, क्योंकि 2S को हम 0.1 के सामने इग्नोर कर देंगे, तो 0.1 के पावर 2। तो S की वैल्यू कितनी हो गई 2 × 10⁻⁻15 डिवाइडेड बाई 0.1 का स्क्वायर, यानी 0.1 के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 10⁻², आंसर हो गया 2 × 10⁻13, आंसर हो गया 2 × 10⁻13। एकदम आसान क्वेश्चन आता है, इस पे एकदम आसान आता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो यहाँ पे दिया है pH ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज 9, pH 9 दिया है, यानी H+ अपने को कितना दिया है, H+ अपने कितना दिया है 10⁻⁹, खुश है हम। ठीक है, उसके बाद KSP द सॉल्युबिलिटी KSP पूछा है, KSP अपने को पूछा है। तो यहाँ से KSP कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कितना हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस, इसका हो जाएगा कैल्शियम 2+ में टूटेगा प्लस 2 OH माइनस में टूटेगा, ये S ये 2S। ठीक है, यदि सॉल्युबिलिटी इसका प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का S रहेगा, तो एक कैल्शियम में टूटेगा तो S और 2 हाइड्रोक्साइड का 2S। तो यहाँ से KSP आप क्या लिख लोगे, S और 2S का के पावर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, यानी कि 2, ये हो गया आपका KSP। अब KSP ही आपसे पूछा है। अब यहाँ से pH ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि H+ अपने को दे दिया है, H+ 10⁻⁹, तो OH माइनस कितना 10⁻14 में से घटा लो, 10⁻14 में से उसको माइनस कर लो, तो कितना हो जाएगा 10⁻⁵, 9 5 14। ठीक है, तो OH माइनस अपने को पता चल गया है ना, ठीक है ना। तो अपने को पता चल गया OH माइनस अपना क्या है 2S है, OH माइनस क्या है 2S है, तो यहाँ से अपने को पता चल गया कि 2S इज इक्वल टू 10⁻⁵। ठीक है, 2S इज इक्वल टू 10⁻⁵। तो यहाँ से S की वैल्यू अपने को पता चल गई 10⁻⁵/2। तो KSP क्या हो गया, यहाँ से हो गया KSP S × 2S², यानी 4S³, यही है KSP। ठीक है, 4S² और क्यूब 4S³, तो 4 × S³ यानी 10⁻⁵/2 का होल क्यूब,
ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया 4 × 10⁻15 डिवाइडेड बाई 8, ये हो गया हाफ इंटू 10⁻15, ये कितना हो गया 0.5 × 10⁻15, यानी कि ऑप्शन ए। एकदम आसान है, आगे चलते हैं। इसके बाद मैंने लिया है ये वाला सवाल, मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड इज 0.1 मोलर, ठीक है। मोलर सॉल्युबिलिटी यानी कि एस दिया हुआ है, ठीक है, इसका एस दिया हुआ है, KSP भी दिया हुआ है। अच्छा नहीं, 0.1 मोलर NaF, 0.1 मोलर NaF। तो CaF2 को आप तोड़ोगे किसमें, Ca2+ में और 2F- में, और आपका इसमें और क्या है, और आपका इसमें दिया हुआ है NaF दिया हुआ है, जिसका 0.1 मोलर दिया हुआ है। तो ये Na+ और F- में टूटेगा, कितना 0.1। अब ये फ्लोरीन यहाँ पे कॉमन है, तो फ्लोरीन यहाँ पे हो जाएगा। अब इसका आप यदि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैल्शियम फ्लोराइड का लिखोगे तो कितना हो जाएगा S2S, ठीक है। अब अपने को पता है कि फ्लोराइड यहाँ पे 0.1 बहुत ज़्यादा है 2S के कंपेरिजन में, तो ये पूरा कितना हो गया 0.1, यानी 2S की वैल्यू 0.1 हो गई। अब यहाँ से आपको KSP दिया हुआ है, KSP क्या हो गया S × 2S क्या स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से KSP हो जाएगा आपका, KSP आपका दिया हुआ है, KSP कितना 5.3 × 10⁻11 दिया हुआ है, इज इक्वल टू S × 2S की जगह हम 0.1 रख देंगे, उसका स्क्वायर। तो यहाँ से S की वैल्यू क्या आ जाएगी, S की वैल्यू आ जाएगी 5.3 × 10⁻11 डिवाइडेड बाई 0.1 का स्क्वायर। 0.1 के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 10⁻², ये हो जाएगा 5.3 × 10⁻9, ठीक है, 5.3 × 10⁻9। एकदम आसान था। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो यही वाला पेज मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब इस वाले पेज पे सेकंड वाले का सॉल्यूशन देखें। तो सेकंड वाले का सॉल्यूशन देखें तो सॉल्युबिलिटी ऑफ BSO4, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बना दिया था इसने यूनिट में कंफ्यूज करके, ठीक है। मैं एक बार पढ़ रहा था किसी लेक्चर से, तो वहाँ पे सर को यूनिट पे ध्यान ही नहीं किया। वैसे है ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। क्या बेरियम सल्फेट का सॉल्युबिलिटी पूछा है, तो इसका यूनिट देखो यहाँ पे ग्राम पर लीटर दिया हुआ है, ठीक है, ग्राम पर लीटर दिया हुआ है। और ये आप इसको कंसंट्रेशन ले रहे थे, जब ये क्या है ग्राम पर लीटर है, आप जब इसका मोलैरिटी निकालोगे तो मोलैरिटी क्या है, ये ग्राम पर लीटर में है, ठीक है। मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स पर लीटर में, मोल्स पर लीटर में। तो यदि आप इस यूनिट को ग्राम पर लीटर को यदि आप मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दोगे तो ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, मोल, और पर लीटर तो पर लीटर रहेगा ही। तो इसका जो है कंसंट्रेशन यहाँ से क्या हो गया, मोलैरिटी या कंसंट्रेशन क्या हो गया 2.42 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय मोलर मास दिया है 233, तो 233 ये हो गया इसका मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन। ये हो गया 242 × 10⁻5 डिवाइडेड बाई 233, ये हो गया 1 अप्रॉक्स हो गया 1 × 10⁻5, ये हो गया इसका कंसंट्रेशन, यानी कि ये S हो गया। कंसंट्रेशन को S को हो, मोलैरिटी को हो, सब वही है। वैल्यू ऑफ KSP पूछा है किसका, बेरियम सल्फेट का, BaSO4, ये टूटेगा किसमें, बेरियम 2+ में और SO4 2- में, यानी कि S कितना हो गया, KSP कितना हो गया, KSP हो गया आपका S × S, यानी कि S², ये हो गया आपका KSP यहाँ से हो गया S², तो ये कितना हो जाएगा 1 × 10⁻5 का होल स्क्वायर, तो अप्रॉक्स में ये हो जाएगा 1 × 10⁻10। आंसर कौन सा हो गया, ए। एकदम आसान था, ठीक है। इसके बाद मैंने कुछ आसान क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके इसमें आयनिक इक्विलिब्रियम में एकदम शुरुआत में कराए जाते हैं, एकदम आसान क्वेश्चन जो कि पूछ लेता है कभी कभी। जैसे कि उड़ीसा 2019 में पूछा है आपसे कि pH ऑफ 0.1 मोलर NaOH विल बी, सॉल्यूशन विल बी 0.01 मोलर, इसका pH पूछा है। तो कंसंट्रेशन कितना हो गया, कंसंट्रेशन हो गया 10⁻², OH माइनस यहाँ से NaOH टूटेगा तो Na+ OH माइनस में टूटेगा, OH माइनस यहाँ से हो गया 10⁻² या 0.01, ठीक है। तो POH यहाँ से कितना हो गया 2, तो pH यहाँ से कितना हो गया 14 - 2 यानी कि 12, ठीक है। एकदम आसान क्वेश्चन था।